नाउ सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुण संधि। चंद्रोदय यानी चंद्र प्लस उदय, इसमें आ प्लस उ का जो है इसमें मिलन हो रहा और ओ बन रहा है, ठीक है, तो अतः इसमें गुण संधि है। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत प्लस आय। क्या होगा, सत प्लस आशय, सदाशय। अगला प्रश्न है कि पंकज शब्द किसके अर्थ में योगरूढ़ यानी बहुव्रीहि समास है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमल। पंकज वह जो पंक यानी कीचड़ से जन्मता है अर्थात कमल। ध्यान दीजिए, जहाँ दोनों पद अप्रधान हो तथा कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि लंबोदर है ना, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। अगला है आपका कर्मधारय और द्विगु समास किस समास की अंतर्गत आते हैं। वह होगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। मुख्य रूप से समास की 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव एवं बहुव्रीहि समास। लेकिन आप देखोगे काउंट करोगे तो 6 होते हैं, ठीक है। कर्मधारय एवं द्विगु समास तत्पुरुष की अंतर्गत आते हैं। अगला है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दीन दुखियों की भोजन देने की व्यवस्था, तो इसको एक शब्द में क्या कहोगे, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही जवाब होगा सदावर्त, ऑप्शन सी। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त होगा, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भंडारा कहोगे। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ होगा, और वह स्थान जहां औषधियां दान स्वरूप मिलती हैं दातव्य होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है एक शब्द में। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक शब्द में कहोगे सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है, जबकि जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाएगा, और सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब देशों में होने वाला सार्वदेशिक कहलाता है। ध्यान रहे, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जिस हिसाब से दिखेगा आपको उस हिसाब से लगाना होगा। अगला है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। विपरीत शब्दों की, ठीक है, यानी कि इसका विलोम कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला दिया हुआ है अपाच्य का कुपाच्य बताया जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। शुक्ल का कृष्ण होता है, बिल्कुल सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होगा, यह भी सही है। अज्ञ का विलोम विज्ञ है, यह भी सही है। तो यहाँ पर अपाच्य का जो कुपाच्य दे रखा है, क्योंकि अपाच्य का विलोम पाच्य होता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अपाच्य का पाच्य होगा और कुपाच्य का सुपाच्य होगा विलोम। उत्पत्यका का विलोम क्या होगा। उपपत्यका का, उपत्यका, ठीक है, उपत्यका का विलोम बताना है। देखिए, किसी भी शब्द का यदि विलोम आपको मालूम हो तो मालूम कैसे होगा, जब तक उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप विलोम नहीं बता सकते। और इतने सारे शब्द होते हैं, उनके अर्थ आपको मालूम वैसे भी नहीं होंगे, इसलिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना इजी रहेगा। तो इसमें से आपको बताना है उपत्यका का विलोम। देखिए, पर्वत जो विलोम होता है या घाटी का विलोम होगा, ठीक है, जबकि विसर्जन दे रखा है तो जानते हैं यह आवाहन का हो जाएगा विलोम। इसके बाद आदित्य का, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। उपत्यका का विलोम क्या होगा, आदित्य का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, पानीप। बाकी दृष्टि का तत्सम ढीठ होगा, पृष्ठ का पीठ होगा और पक्ष का पंख होगा तद्भव, ठीक है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, ठीक है,
कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। देखिए कमल है, सरोज, जलज, अंबुज, नीरज, अरविंद, ये सभी क्या है आपकी पंकज, ये सभी आपके कमल की पर्यायवाची है। तो पहला तो बिल्कुल सही सुमेल दिए हैं। पुष्प के देखें तो कुसुम, फूल, सुमन, यह भी सही है। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी, यह भी सही है। सूर्य का जो पर्यायवाची बताया जा रहा है दिवस, याम, वासर, यह गलत है, क्योंकि दिवस, याम, वासर ये सभी की सभी आपकी दिन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? दिन के। बाकी सूर्य का पर्यायवाची तो अपना अलग है कि भानु, भास्कर, दिवाकर, है ना, एटसेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची भीति भी होगा, त्रास भी है, भय भी है, लेकिन शीत नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। अगला है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज का ब्राह्मण भी होता है अर्थ, दांत भी होगा, पक्षी भी होगा, लेकिन विदेह नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब होगा दुख सहना। अगला प्रश्न है थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ बताइए। थाली का बैगन यानी जिसका अपना कोई विचार ना हो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। पहला दिया है एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। तो यहाँ पर भेड़ें होगा, कई गायें होगा, चर रही थी, ठीक है, तो इसलिए अशुद्ध हो गया। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें, इसलिए यह भी शुद्ध हो गया, कई गाय दिया है। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी, तो यहाँ पर भी यह भी अशुद्धि है। अगला है एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थीं, तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर भी आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। निम्न विकल्पों में से यानी जो उपरोक्त विकल्प दिए हैं इनमें से वाक्य जो ईमानदारी है या मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी का अर्थ सत्यनिष्ठा एवं धर्मपरायणता होता है। इस प्रकार ईमानदारी के द्वारा मनुष्य के गुणों का बोध होता है, ना कि लक्षणों का। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। रेखांकित शब्द कौन सा है? महात्म्य। तो यहाँ पर जो पूरा ता दे रखा है इसको आप आधा करेंगे तब यह शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, महात्म्य। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाली शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि यह शुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय। कवियत्री दे रखा, ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये कवियत्री नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा लगाई है यह नहीं होगा, यहाँ पर कवियत्री होना चाहिए था, ठीक है, कवियत्री। इसके बाद तदुपरांत दे रखा है, तदुपरांत नहीं तदुपरांत होता है, ठीक है, तदुपरांत, इसलिए यह भी क्या है आपका अशुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी जो अंत्याक्षरी दे रखी है यह बिल्कुल सही है। क्या है? अंत्याक्षरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। स्त्रीलिंग, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, छाछ। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। शेष विकल्प जैसे कि दूध है, मट्ठा है, मक्खन शब्द पुल्लिंग है। द्रव पदार्थों के जो नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, घी, दूध, शरबत, रायता आदि सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसके अपवाद हो गए, चाय हो गई, शाही, शराब आदि सभी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है।
वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो हिमालय से गंगा निकलती, यानी हिमालय से निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक रखिएगा याद। कर्म ठीक है, कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण के लिए सब। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है, क्योंकि हिमालय से गंगा का अलग होना अपादान कारक की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न 21 से 25 तक गद्यांश पर आधारित होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी मुख्य समस्या क्या है। फिर गद्यांश को पढ़ना है कि युद्ध रोका जा सकता है यदि। अगला प्रश्न पूछा है कि विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है। 24 नंबर है कि अस्त्र हमें विनाश की कगार तक ले आए हैं, अस्त्र कहलाता क्या है। और अंतिम प्रश्न पूछा है कि युद्ध काल में कौन सा समास होता है। तो इसके लिए गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप आंसर यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ा हो तो आपने, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। चलिए क्वेश्चन को माइंड में रखिए, चलिए पढ़िए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टता विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप ले लेता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हालांकि वे युद्ध को अत्यधिक भयावह बना सकते हैं। अभी तक ये अस्त्र हमें विनाश की कगार तक ले आए हैं, अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि युद्ध रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अब हमारे समझ यह प्रश्न मुंह खोले खड़ा है, क्या शिक्षा एवं सहिष्णुता, सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारी विनाशकारी भावनाओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हमें समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी होगी। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी मुख्य समस्या क्या है। पहला दिया है विज्ञान को सामाजिक शक्तियों का प्रतिबिंब बनाने से रोकना, बिल्कुल गलत। क्या गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबिंबित करना है, बिल्कुल गलत है। युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना, यह भी नहीं। सुनिश्चित करना ठीक है। अच्छा, मुख्य समस्या क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि यथा हमारी जो मुख्य समस्या है वो क्या है, विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि क्या है, युद्ध को रोकना है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि युद्ध को रोका जा सकता है। तो युद्ध को रोका जा सकता है यदि विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर क्या है, नियंत्रण पा सकें। अगला प्रश्न है कि विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए शिक्षा और सौहार्द, साथ ही साथ अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन होना जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी और सी सही जवाब होगा, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। अस्त्र हमें विनाश की कगार तक ले आए हैं, अस्त्र क्या कहलाता है। तो अस्त्र क्या कहलाता है, जिसे फेंक कर चलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। तो जिसे हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है वो अस्त्र है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। अस्त्र शस्त्र हो गया, ठीक है। तो जिसको आप पकड़ कर चलाओगे उसको आप कहोगे शस्त्र होता है, ठीक है। यहाँ पर शस्त्र होगा और जिसको फेंक कर चलाओगे वह जो है अस्त्र होगा, ठीक है। तो इसको शुद्ध कर लीजिएगा थोड़ा। युद्ध करने की प्रबल जो इच्छा उसको एक शब्द में कहा जाता है युत्सा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको कहोगे युधिष्ठिर। तो इसको सही कर लीजिए आगे। युद्ध काल में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। युद्ध काल में समास, युद्ध का काल यानी तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का या उत्तर का जो पद है प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो इसी के साथ 25 प्रश्नों के साथ आपका जो
प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल परीक्षा स्पेशल नोट दिए होते हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा संबंधी कुछ स्पेशल प्रश्न हैं जो कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी अध्ययन दे रखा है, इसका शुद्ध वर्तनी अध्ययन है। 46 लिखा जाता है। प्रमाणिक जो है ये प्रामाणिक होता है। स्पर्धा जो दिया है इसका शुद्ध जो होता हो वह स्पर्धा होता है, ठीक है। श्रुति लिपि का होता है श्रुत लिपि। षष्टम दे रखा है तो इसको इस तरह लिखोगे षष्टम, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, तो ये पृथ्वी है। रासायनिक दिया है तो ये शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो दिया है वो परीक्षा स्पेशल कुछ यहाँ पर भी, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेज हो गया और ये पेज, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट हो जाता है।